नमस्कार दोस्तों, मनो शॉर्ट हैंड क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ आपको मिलता है निबंध माला सीरीज। दोस्तों, आज का टॉपिक है आरक्षण नीति। दोस्तों, डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट। दोस्तों, इस डिक्टेशन की आउटलाइन और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में दलितों एवं आदिवासियों की दशा अति दयनीय थी। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने काफ़ी सोच समझकर इनके लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की, ताकि देश के संसाधनों पर एवं अवसरों एवं शासन प्रणाली में समाज के प्रत्येक समूह की उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। उस समय हमारा समाज ऊंच नीच, जाति पाति, छुआछूत जैसी कृतियों से ग्रसित था। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक बार कहा भी था, यदि कोई एक व्यक्ति भी ऐसा रह गया जिसे किसी रूप में अछूत कहा जाए तो वह भारत को अपना शर्म से झुकाना पड़ेगा। वास्तव में आरक्षण वह माध्यम है जिसके द्वारा जाति, धर्म, लिंग एवं क्षेत्र के आधार पर समाज में भेदभाव से प्रभावित लोगों को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। किंतु वर्तमान समय में देश में प्रभावी आरक्षण नीति को उचित नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि आज यह राजनेताओं के लिए सिर्फ वोट नीति बनकर रह गई है। वंचित वर्ग का निचला तबका आरक्षण के लाभ से आज भी अछूता है। भारतीय संविधान में वंचित वर्गों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान का वर्णन किया गया है। समानता का मौलिक अधिकार द्वारा राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। लेकिन अनुच्छेद 15 के अनुसार इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को शैक्षिक अथवा सामाजिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के किन्हीं वर्गों की अथवा अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए कोई विशेष व्यवस्था बनाने से नहीं रोक सकते। अर्थात राज्य चाहे तो इनके उत्थान के लिए आरक्षण या शुल्क में कमी अथवा अन्य उपबंध कर सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी उसकी विधि मान्यता पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता कि यह वर्ग विभेद उत्पन्न करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही भारत में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों एवं शिक्षा में आरक्षण लागू है। मंडल आयोग की संस्तुतियों के लागू होने के बाद वर्ष 1993 से ही अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू हो गया। इस प्रकार आज समाज के अत्यधिक बड़े तबके को आरक्षण की सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है। लेकिन इस आरक्षण नीति का परिणाम क्या निकला? अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण लागू होने के लगभग 7 दशक बीत चुके हैं और मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने के भी लगभग 3 दशक पूरे हो चुके हैं। लेकिन क्या संबंधित पक्षों को उसका पर्याप्त लाभ मिला? सत्ता एवं सरकार अपने निहित स्वार्थों के कारण आरक्षण की नीति की समीक्षा नहीं करती। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए
मौजूद आरक्षण की समीक्षा तो संभव भी नहीं है, क्योंकि इससे संबद्ध वास्तविक आंकड़ों का पता ही नहीं है। चूँकि आंकड़े नहीं हैं, इसलिए योजनाओं का कोई लक्ष्य भी नहीं है। आंकड़ों के अभाव में इस देश के संसाधनों, अवसरों और राजकाज में किसी जाति और जातु समूह की कितनी हिस्सेदारी है, इसका तुलनात्मक अध्ययन ही संभव नहीं है। सैंपल सर्वे के आंकड़े इसमें कुछ मदद कर सकते हैं, लेकिन इतने बड़े देश में 4-5 हजार के नमूना सर्वेक्षण से ठोस परिणाम नहीं निकाले जा सकते। सरकार ने 104वें संविधान संशोधन के द्वारा देश में सरकारी विद्यालयों के साथ साथ गैर सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों में भी अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को आरक्षण लागू होना अत्यधिक कठिन है, क्योंकि निजी क्षेत्र के लाभ से समझौता नहीं कर सकते। यदि गुणवत्ता प्रभावित होने से ऐसा हो, तुलियन सीविजियन ने कहा था, जब आप परख होने के लिए कुछ भी न होगा, तब आप अद्भुत आविष्कार करेंगे। आप बिना डर या आरक्षण के बड़ा जोखिम लेने हेतु तैयार रहेंगे। पिछले कई वर्षों से आरक्षण के नाम पर राजनीति हो रही है। आए दिन कोई न कोई वर्ग अपने लिए आरक्षण की मांग कर बैठता है एवं इसके लिए आंदोलन करने पर उतारू हो जाता है। वर्ष 2016 में हरियाणा में जाट आंदोलन तथा अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर निम्न तबके के लोगों के उत्थान के लिए उन्हें सेवा एवं शिक्षा में आरक्षण प्रदान करना उचित है, लेकिन जाति एवं धर्म के आधार पर तो आरक्षण तो कतई भी उचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक ओर तो इससे समाज में विभेद उत्पन्न होता है, तो दूसरी ओर आरक्षण पाकर व्यक्ति कर्म क्षेत्र से भी विचलित होने लगता है। कार्लाइल ने भी कहा था, तुम किसी समुदाय को निष्क्रिय बनाना चाहते हो तो उसे अतिरिक्त सुविधाएं दे दो। सुविधाओं के व्यामोह में समुदाय कर्मपंथ से विरत हो जाएगा। ऊंची डाली को छूने के लिए हमें ऊपर उठना चाहिए, न कि डाली को ही झुकाना चाहिए। उसी तरह कमजोर को योग्य बनाकर उसे कार्य न सौंपे कि आरक्षण से कार्य को ही झुका दे। अगर हम गहराई से आरक्षण नीति का अवलोकन करें तो पाते हैं कि संविधान में आरक्षण आरंभिक 10 वर्षों तक के लिए लागू किया गया था तथा इसके माध्यम से दलितों, वंचितों एवं शोषितों के उत्थान की बात की गई थी। लेकिन कालांतर में 10 वर्षीय आरक्षण नीति चिरकाल तक के लिए स्थायी प्रतीत होने लगी है। यह वोट बैंक बन गई है। राजनीतिक पार्टियां अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए इस नीति का दुरुपयोग करने लगी है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि आरक्षण को सही व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, जिससे समाज के साथ साथ देश का निर्माण संभव हो सके। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण लागू होने के लगभग 7 दशक बीत चुके हैं और मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने के भी लगभग 3 दशक पूरे हो चुके हैं। लेकिन क्या संबंधित पक्षों को उसका पर्याप्त लाभ मिला? सत्ता एवं सरकार अपने निहित स्वार्थों के कारण आरक्षण की नीति की समीक्षा नहीं करती।
अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मौजूद आरक्षण की समीक्षा तो संभव भी नहीं है, क्योंकि इससे संबद्ध वास्तविक आंकड़ों का पता ही नहीं है। चूँकि आंकड़े नहीं हैं, इसलिए योजनाओं का कोई लक्ष्य भी नहीं है। समाप्त। धन्यवाद।